Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for MD-CAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 28 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो टेस्ट के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, स्पॉन्जी नेचर ऑफ लंग्स इज बिकॉज ऑफ। अल्फा ऑप्शन है एयर सैक्स, बीटा एल्विलाई, चार्ली ब्रोंक्यूल्स एंड डेल्टा एयर चैम्बर्स। तो यहां पे क्वेश्चन है स्पॉन्जी नेचर। स्पॉन्ज का लफ्जी मतलब होता है हाईली पोरस। हम जानते हैं फाइलम पोरिफेरा में एग्जांपल थी स्पॉन्ज। तो हाईली पोरस स्ट्रक्चर होते हैं, उससे रिजेंबलेंस किस वजह से होती है? दैट इज ड्यू टू द हाईली पोरस स्ट्रक्चर और a particular site of gaseous exchange in the lungs that is called as alveoli. तो हम ये कह सकते हैं कि spongy nature of lungs is because of alveoli. So right option is beta. Question number 2, it is a cartilaginous box. Alpha option है larynx, beta pharynx, charlie glottis and delta bronchioles. तो कार्टिलेजिनस बॉक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है कौन सा इसमें से। तो इसमें जो लैरिंक्स है, जिसको हम वॉइस बॉक्स का नाम भी देते हैं, वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज उसमें मौजूद होता है। उसके मुकाबले में फेरिंक्स हम कहते हैं ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक। तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा अल्फा लैरिंक्स। उसके मुकाबले में ग्लॉटिस देखिए तो ये ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स है और ब्रोंक्यूल जो हैं ये कार्टिलेज इनमें मौजूद नहीं होता, दे हैव नो कार्टिलेज। क्वेश्चन नंबर 3, वोकल कॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेच्ड। अल्फा ऑप्शन है कार्टिलेज, बीटा लिगामेंट, चार्ली म्यूकस मेम्ब्रेन, डेल्टा टेंडन। तो ये हमारी बुक की लाइन है जिसमें कहा गया कि वोकल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेच्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे नाम दिया जाता है वोकल कॉर्ड्स या एपिग्लॉटिस। ये फाइब्रस बैंड होते हैं एट द सरफेस ऑफ द ग्लॉटिस। तो जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है ग्लॉटिस पे और इसका जो स्ट्रेच्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है? म्यूकस membrane. So right option is Charlie. Question number 4, the bronchioles totally lack. Alpha option है air, beta ciliated cuboidal epithelium, Charlie circular smooth muscle and delta cartilage. तो bronchioles के पास कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता? तो that is actually cartilage. तो हम ये बात जानते हैं लैरिंक्स के पास कार्टिलेज मौजूद होता है, ट्रैकिया के पास होता है, उसके बाद ब्रोंकाई के पास मौजूद होता है इरेगुलर फॉर्म में, और जैसे ही ब्रोंक्यूल पे पहुंचते हैं तो उस स्ट्रक्चर को कोलैप्स होने से कौन बचाता है? दैट इज एक्चुअली स्मूथ मसल। तो वहां पे सर्कुलर स्मूथ मसल तो होते हैं लेकिन कार्टिलेज एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5, एनी ऑफ द टाइनी ब्लाइंड एंड कैविटीज इन लंग्स इन विच गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है ब्रोंक्यूल, बीटा एयर सैक, चार्ली ब्रोंकस एंड डेल्टा एल्व्यूलस। तो यहां पे टाइनी ब्लाइंड एंड कैविटीज इन द लंग्स, तो कौन सी ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ब्लाइंड एंड कैविटीज बनती हैं? तो ब्लाइंड एंड कैविटी का स्ट्रक्चर हम शो करते हैं इन दिस डायरेक्शन। अब ये ब्लाइंड एंडेड कैविटी है, यहां पे एयर जो है वो एक साइड से आ रही है, इसमें पहुंचेगी और फिर यहीं से जो है वो बैकवर्ड फ्लो होता है एयर का। इस पोजीशन पे हम कहते हैं दैट इज एक्चुअली साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो साइट है उसको एक्चुअली नाम दिया जाता है एल्व्यूलस। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होती है। हम ये बात जानते हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में दैट इज द ओनली पार्ट विच इज एल्व्यूलस जहां पे गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग सॉल्विंग डैश मूव्स अपवर्ड। अल्फा ऑप्शन है ट्रैकिया, बीटा लैरिंक्स, चार्ली एपिग्लॉटिस एंड डेल्टा ग्लॉटिस। तो डाइजेशन के प्रोसेस में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये बात पढ़ी थी कि जिस वक्त हम
इंजेस्ट करते हैं, इनगल्फ करते हैं, तो इनगल्फ करते वक्त हमारी जो मूवमेंट है, टंग की मूवमेंट, एपिग्लोटिस की मूवमेंट और उसके साथ साथ लैरिंक्स की मूवमेंट, ये तीन बेसिक मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व की जाती हैं। सबसे पहले टंग जो है वो अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है ताकि बॉलस को पुश किया जा सके टुवर्ड्स फेरिंग्स। उसके बाद जो लैरिंक्स है वो अपवर्ड मूव करता है और एपिग्लोटिस जो है वो वर्टिकल से लेस और मोर हॉरिजॉन्टल होता है। यहां पे हमें इन तमाम स्ट्रक्चर में से अपवर्ड मूवमेंट जिसकी है वो किसकी है, लैरिंक्स की। गिवन ऑप्शन में से लैरिंक्स विल बी द राइट ऑप्शन, जहां पे अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, जिस वजह से एपिग्लोटिस जो है वो लेस और मोर हॉरिजॉन्टल होके पार्शियल क्लोजर ऑफ द ग्लोटिस का सबब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड अल्फा नॉस्ट्रल्स, बीटा माउथ, चार्ली नेरेस एंड डेल्टा ग्लोटिस। तो ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स एक्चुअली कहलाती है ग्लोटिस, और ग्लोटिस की जो कवरिंग है उसको नाम दे देता है एपिग्लोटिस, जो कि लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि उसको पार्शियल क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके मुकाबले में नॉस्ट्रल्स और नेरेस हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। अगर हम कहें हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो ये होती है, और डाइजेस्टिव ट्रैक की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है उसको नाम दिया जाता है माउथ। तो राइट ऑप्शन इसमें ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। क्वेश्चन नंबर 8, हीमोग्लोबिन कैन अब्सॉर्ब मैक्सिमम ऑक्सीजन एट अल्फा लो टेम्परेचर, बीटा हायर एल्टीट्यूड, चार्ली हायर टेम्परेचर एंड डेल्टा सी लेवल। तो एक्चुअली जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो डिपेंड किस पे करती है, पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर सी लेवल पे मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से सी लेवल पर ही हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम होती है, जिसको हम कहते हैं कि एक्चुअली अगर हम 100% सैचुरेशन देखें तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड देखी जाती है जब कंप्लीट सैचुरेशन हो, कंप्लीट सैचुरेशन। लेकिन जब हम कंप्लीट सैचुरेशन के मुकाबले में देखते हैं कि एक्चुअल 98% सैचुरेटेड किस वक्त होता है, तो 98% सैचुरेटेड हम कहते हैं 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये किस प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे, तो ये एक्चुअली 115 mmHg ये लेवल जो है इस पे ये प्रोसेस होता है, जिस वजह से एसोसिएशन होगी। तो लंग्स पे जो सी लेवल पे पार्शियल प्रेशर होता है वो एक्चुअली मैक्सिमम होता है, और उसी वजह से हमारी जो ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कंसीडर की जाती है। अब यहां पे जैसे जैसे आप हायर अल्टीट्यूड पे जाएंगे तो ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके रंग जो है वो रेडिश होते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वहां पे ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी कम है, जिस वजह से उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो ज्यादा होता जाता है ताकि जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उसको कैरी कर सके। आप भी जब किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहां पे आपको सांस लेने में शुरू में दुश्वारी आती है। उसकी वजह क्या है कि वहां पे जाके ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई। जैसे जैसे आप सी लेवल के अकॉर्डिंग आते जाएंगे ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी एट सी लेवल। क्वेश्चन नंबर 9, मायोग्लोबिन इज आल्सो नॉन एज, अल्फा ऑप्शन है ब्लड हीमोग्लोबिन, बीटा लिवर हीमोग्लोबिन, चार्ली मसल हीमोग्लोबिन एंड डेल्टा स्केलेटन हीमोग्लोबिन। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मायोग्लोबिन को क्या कहा जाता है। मायो एक्चुअली लफ्ज ही मसल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि ये भी ऑक्सीजन कैरी करती है इसलिए इसको मसल हीमोग्लोबिन का नाम भी दिया जाता है। हम बहुत सारे डिफरेंस जानते थे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में, जिसमें एक डिफरेंस क्या था कि हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करती है, लेकिन मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने के साथ साथ स्टोर करने की भी कैपेसिटी रखती है, इसलिए इसको मायोग्लोबिन या कॉमनली मसल हीमोग्लोबिन का नाम दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10, द कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय ब्लड प्रोटीन्स इज, अल्फा ऑप्शन है 20%, बीटा 70%, चार्ली 5% एंड डेल्टा 25%। तो क्वेश्चन में
कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने के जो वेज हैं उसमें से कहा गया कि ब्लड प्रोटीन कैसे कैरी करती है। तो अगर हम वेज देखें, वेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरी या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, तो इस ट्रांसपोर्ट के वेज में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है दैट इज 70% एज अ बाइकार्बोनेट। दूसरे नंबर पे 25% जो है वो ब्लड प्रोटीन्स करती हैं, ब्लड प्रोटीन्स, और इसमें दो किस्म की प्रोटीन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। एक तो इन्वॉल्व होती है हीमोग्लोबिन और दूसरे नंबर पे इन्वॉल्व होती है प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये दो प्रोटीन जो है वो एक्चुअली काम कर रही होती हैं, जिसको कलेक्टिवली तो हम कह देते हैं 25%, लेकिन जब हम इंडिविजुअली देखते हैं तो हीमोग्लोबिन 20% कैरी करती है और प्लाज्मा प्रोटीन 5% कैरी करती है। सो राइट ऑप्शन, यहां पे ब्लड प्रोटीन कहा गया, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, सो राइट ऑप्शन विल बी 25%। और हम जानते हैं जो तीसरा वे है इसको कैरी करने का वो क्या है, दैट इज लेसर अमाउंट कंबाइन विद पोटाशियम। प्लाज्मा के अंदर पोटाशियम आयन के साथ जो कंबाइन करके तो मूव करती है उसको हम लेसर अमाउंट या 5% तक कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? अल्फा malnutrition, बीटा पुअर लिविंग कंडीशंस, चार्ली बैक्टीरियम एंड डेल्टा वायरस। तो क्वेश्चन में कहा गया कॉज क्या है, तो ये एक्चुअली एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। अब जो पुअर लिविंग कंडीशन और मेल न्यूट्रिशन है, ये दोनों प्रोसेस जो हैं इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये बैक्टीरिया मौजूद हो और उसके साथ साथ मेल न्यूट्रिशन और पुअर लिविंग कंडीशंस हो, तो ये दोनों जो है एग्रेवेट करती हैं कंडीशन को, ये ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस को बढ़ा देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी काज है या मेन काज है वो बैक्टीरिया है। अगर मेल न्यूट्रिशन है लेकिन आपकी बॉडी में बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको टीबी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि मेल न्यूट्रिशन सेकेंडरी फैक्टर है जो कि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को प्रोमोट करेगा, उसकी ग्रोथ को एनहांस करेगा। तो प्राइमरी काज क्या हुआ, दैट विल बी अ बैक्टीरियम जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आयंस इनटू द गार्ड सेल इज स्टिमुलेटेड बाय अल्फा लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा लो लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, चार्ली लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड डेल्टा हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आयन, एक्चुअली जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की दो थ्योरीज थी, इसमें से एक स्टार शुगर हाइपोथेसिस थी और दूसरी पोटाशियम इनफ्लक्स थी। तो पोटाशियम इनफ्लक्स के लिए स्टिमुलेट कौन करता है, तो दो एक्चुअली फैक्टर जो है वो पोटाशियम इनफ्लक्स को जो है वो बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं। एक लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सेकेंडली ब्लू लाइट, ये दो ऐसे फैक्टर्स थे जो बढ़ाते थे। तो गिवन ऑप्शन में जो अल्फा ऑप्शन है लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट विल promote the active transport of potassium into the guard cells, and that influx of potassium will responsible for the opening of the stomata. Question number 13, translocation of food in phloem is due to alpha diffusion of sucrose, beta pressure flow, charlie active movement of sucrose and delta osmosis. तो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थी या ऑर्गेनिक सल्यूट थी उसके लिए जो थ्योरी दी गई थी दैट वाज एक्चुअली प्रेशर फ्लो थ्योरी, जो कि एंजियोस्पर्म में एक्सेप्टेबल थ्योरी थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लोएम सैप है वो किसकी वजह से हो रहा होता है, प्रेशर फ्लो के जरिए, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेबल थ्योरी प्रेशर फ्लो थ्योरी थी। क्वेश्चन नंबर 14, the diffusion of ions along with water also takes place by mass flow along the alpha symplast pathway, beta apoplast pathway, charlie vacuolar pathway and delta plasmodesmata। तो क्वेश्चन में कहा गया कि डिफ्यूजन ऑफ आयन, ये एक रिलेटेड बात नहीं थी, लेकिन जब आगे जाकर कहा जा रहा है विद वाटर आल्सो टेक प्लेस बाय मैस फ्लो, तो मैस फ्लो जो है वो एक्चुअली कीवर्ड है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिफ्यूजन का या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में जो पहला मेजर प्रोसेस होता है वो एपोप्लास्ट है,
और उससे लेसर जो होता है वो सिम्प्लास्ट है, और सबसे कम मिकदार में या निग्लिजिबल जो होता है वो वैक्यूलर है। तो मैस फ्लो के कीवर्ड को हम जहन में रखते हुए ये आंसर करते हैं, द राइट ऑप्शन विल बी एपोप्लास्ट पाथवे। और हम ये जानते हैं दैट इज द पाथवे ड्यू टू द एडजेसेंट सेल वॉल्स। तो जो दो नेबरिंग सेल्स की सेल वॉल्स में से मूवमेंट होती है वाटर और मिनरल्स की, उसको कहा जाता है एपोप्लास्ट। और सिम्प्लास्ट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू साइटोप्लाज्मिक जंक्शन के जरिए, और वैक्यूलर में लफ्ज से वाज़िया है वैक्यूल के जरिए इसकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज इट्स कूल्स द प्लांट। अल्फा फोटोसिंथेसिस, बीटा ट्रांसपायरेशन, चार्ली ट्रांसलोकेशन एंड डेल्टा इवेपोरेशन। तो क्वेश्चन में कहा गया कूलिंग ऑफ द प्लांट। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं ट्रांसपायरेशन और उसमें एक पॉइंट दिया गया ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी एवल, एक्चुअली ट्रांसपायरेशन इज लॉस ऑफ वाटर। अब हम जानते हैं कि वाटर का जो लॉस है ये तो एक्चुअली एक गुनाह कंसीडर किया जाता है, हमें पानी को जाया नहीं करना, लेकिन प्लांट जो है वो हम कहते हैं ऑलमोस्ट 99% वाटर जो है वो इवेपोरेट कर देता है, लॉस कर देता है। तो उस लॉस ऑफ वाटर के जो डिफरेंट सिग्निफिकेंस है उसमें से एक ये है, इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट, और वार्म कंडीशंस में सर्वाइवल के लिए एक अडॉप्टेशन कंसीडर की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। कॉमनली इसको वेपोरेशन भी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि एक टेक्निकल टर्म ट्रांसपायरेशन मौजूद है तो हम एवेपोरेशन की बजाय ट्रांसपायरेशन जो है उसको बेटर कंसीडर करेंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी ट्रांसपायरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कूल्स द प्लांट। इसके अलावा ट्रांसपायरेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है, हम जानते हैं कि मिनरल्स को अपवर्ड मूव करने के लिए वाटर के अंदर डिसॉल्व होना जरूरी है। तो जितना ज्यादा वाटर जो है ट्रांसपायर करेगा उतना रूट से अब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट बढ़ेगी, और अल्टीमेटली मिनरल्स की सप्लाई जो है वो प्लांट के एरियल पार्ट्स को पॉसिबल हो सकेगी। तो इसलिए मुख्तलिफ सिग्निफिकेंस होती हैं। एक सिग्निफिकेंस दैट विल ट्रांसपायरेशन विल प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 16, द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्सोस्मोसिस इज अल्फा डिफ्यूजन, बीटा गुटेशन, चार्ली प्लाज्मोलिसिस एंड डेल्टा डी प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस और डी प्लाज्मोलाइसिस एक्चुअली है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट सेल जो है लॉस ऑफ वाटर और गेन ऑफ वाटर, जिसको हम एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस का नाम देते हैं। तो जब प्रोटोप्लास्ट जो है वो श्रिंक करे ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, उसको नाम दिया जाएगा प्लाज्मोलाइसिस, और जिस वक्त गेन ऑफ वाटर करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर ले तो उसको नाम दिया जाएगा डी प्लाज्मोलाइसिस। तो यहां पे श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एक्सोस्मोसिस ये कहलाएगा प्लाज्मोलाइसिस। सो चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, रूट ऑफ बीट एक्ट्स एज अल्फा सोर्स, बीटा सिंक, चार्ली प्रोड्यूसर एंड डेल्टा सोर्स एंड सिंक बोथ। तो बीट की रूट जो है वो एक्चुअली फर्स्ट जो ग्रोइंग सीजन होता है उसके अंदर एज अ सोर्स वर्क कर रही होती है, और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में वो एज अ सिंक। तो इसका मतलब सोर्स के तौर पर जो कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, और सिंक के तौर पर जिसमें फूड जो है ट्यूबर की सूरत में स्टोर होना शुरू होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी सोर्स एंड सिंक बोथ। क्वेश्चन नंबर 18, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन इज डैश ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन, अल्फा 6 to 8, बीटा 7 to 9, चार्ली 5 to 7 एंड डेल्टा 1 to 2%। तो जो ट्रांसपायरेशन है वो 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन मैक्सिमम है ऑलमोस्ट 80 to 90% तक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है क्यूटिकुलर जो कि 5 to 7%, और सबसे कम जो होती है वो लेंटिकुलर है जो कि 1 to 2% होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा 1 to 2%। क्वेश्चन नंबर 19, पिक अप अ जीरोफाइट, अल्फा हाइड्रिला, बीटा रोज, चार्ली कॉर्न एंड डेल्टा कैक्टस। तो हमें जीरोफाइट प्लांट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। हम जानते हैं हाइड्रिला जो है वो एक्चुअली कौन सा प्लांट है, दैट इज द प्लांट विच इज एबल टू लिव इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो ऐसे प्लांट जो अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में रह सकते हैं उनको नाम दिया जाता है हाइड्रोफाइट। रोज एंड कॉर्न
मीजोफाइट है, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, और कैक्टस जो है दैट इज एक्चुअली एबल टू लिव इन लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर या लीस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जिसको हम डेजर्ट प्लांट भी कहते हैं, वो एक्चुअली जीरोफाइट है. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा, कैक्टस विल बी अ जीरोफाइट. Question number 20. The evaporation of water through surface of plant is called alpha evaporation, beta condensation, Charlie transpiration and delta pressure flow. तो evaporation of water through the surface of plant ये दो तरह से हो सकती है. That is either in the form of vapors from the aerial part, उसको नाम दिया जाएगा transpiration, और अगर in the form of liquid droplet हो तो उसे कहा जाएगा guttation. तो यहां पे क्योंकि कॉमन वर्ड कहा गया evaporation, evaporation हमेशा लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होता है, तो राइट ऑप्शन होगा क्या, ट्रांसपायरेशन. यहां पे क्योंकि गुटेशन की ऑप्शन ही नहीं है इसलिए कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, गुटेशन के लिए लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाएगा लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और जब ट्रांसपायरेशन कहा जाएगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. तो दो कीवर्ड से आप गुटेशन और ट्रांसपायरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Question number 21. The movement of water molecules from a region of their higher concentration to a region of their low concentration through a partially permeable membrane is called alpha diffusion, beta osmosis, Charlie facilitated diffusion and delta active transport. तो ये एक्चुअली एक डेफिनेशन है जो कि हमारे बुक में एग्जैक्टली इस सूरत में दी गई कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ पार्शली permeable membrane, so that is called as osmosis. Beta will be the right option. Question number 22. A rye plant less than 1 meter tall has branch roots about alpha 12 million, beta 16 million, Charlie 14 million and delta 18 million. तो ये एक येलो बॉक्स इंफॉर्मेशन है जिसमें रूट हेयर्स की जो एक्चुअली इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो कहा गया कि 1 मीटर का जो प्लांट है उसमें तकरीबन 14 मिलियन रूट्स जो है वो मौजूद हो सकती हैं, और इनके साथ रूट हेयर्स का सरफेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर इंक्रीज हो जाता है. तो ये एक्चुअली डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो रूट्स की लेंथ है और रूट्स का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होता है ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो सके. क्वेश्चन नंबर 23. हाइड्रोथॉर्ड्स आर एसोसिएटेड विद अल्फा ट्रांसपायरेशन, बीटा कंडक्शन, चार्ली एक्सुडेशन एंड डेल्टा डी प्लाज्मोलाइसिस. तो हाइड्रोथॉर्ड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि गुटेशन में इन्वॉल्व होते हैं और उस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, एक्सुडेशन. तो हाइड्रोथॉर्ड्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद एक्सुडेशन. So these are the responsible for the process of guttation, the release of water in the form of liquid droplets. Question number 24. Solute potential is always alpha positive, beta negative, Charlie 0, delta positive and negative. तो solute potential जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है. हम जानते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है वो अगर मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल हो तो वो जीरो है, और वाटर पोटेंशियल कभी भी पॉजिटिव में नहीं होता, वो नेगेटिव में होता है. और उसकी नेगेटिविटी किस वजह से होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन द वाटर. तो सोल्यूट पोटेंशियल भी नेगेटिव में होगा, कभी भी वो पॉजिटिव नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 25. पुलिंग अपवर्ड ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल्स टुवर्ड्स द लीव्स थ्रू द जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड अल्फा transpiration pull, beta ascent of sap, Charlie root pressure and delta all of these. तो pulling upward of water and dissolved minerals, तो उसको नाम दिया जाता है ascent of sap. ascent का लफ्जी मतलब होता है upward movement. हम जानते हैं जाइलम के अंदर जो वाटर और मिनरल्स की मूवमेंट होनी है वो हमेशा रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ होनी है, लेकिन फ्लोएम के अंदर, इसीलिए हम जाइलम की मूवमेंट को कहते हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है, जबकि फ्लोएम के अंदर मूवमेंट जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं है बल्कि हमेशा सोर्स टू सिंक है. वो अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है. तो इसलिए जाइलम की मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है, अपवर्ड है, इसीलिए उसको नाम दिया जाता है एसेंट ऑफ सैप. क्वेश्चन नंबर 26. Which one of the following
component of air passageway is a part of an alimentary canal? Alpha larynx, beta trachea, Charlie bronchi and delta pharynx. तो क्वेश्चन क्या है, which one of the following component of air passageway is a part of alimentary canal? तो कौन सा ऐसा कॉमन रीजन है जो कि एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक में कॉमन है? तो दैट इज एक्चुअली फेरिंग्स. फेरिंग्स वो रीजन है जहां पे माउथ से बोलस भी आता है और नेजल कैविटी से एयर भी आती है और यहां पे कॉमनली मस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर होती है और फिर उसके बाद उसकी सेपरेशन होती है ड्यू टू द एपिग्लोटिस. जब वो क्लोज करती है तो जो फूड है वो एलिमेंट्री कैनाल की तरफ और एयर जो है वो लैरिंक्स की तरफ जो है वो मूव कर जाती है. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा फेरिंग्स. उसके मुकाबले में लैरिंक्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई ये तीनों जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के, एक्सक्लूसिवली रेस्पिरेटरी ट्रैक के हिस्से हैं. क्वेश्चन नंबर 27. द नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन द लैरिंक्स इज अल्फा 2, बीटा 3, चार्ली 4 एंड डेल्टा 5. तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो हिंज लाइक स्ट्रक्चर की सूरत में एक्चुअली अगर हम लैरिंक्स का यूज स्ट्रक्चर देखें तो फाइब्रस बैंड्स इसके दोनों साइडों पर इस तरह से मौजूद होते हैं जो कि एयर की मूवमेंट की वजह से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड की प्रोडक्शन होती है. सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा 2 vocal cords are present in the larynx. Question number 28. Lungs are placed in the alpha chest cavity, beta abdominal cavity, Charlie pericardial cavity and delta peritoneal cavity. तो कौन सी कैविटी में मौजूद होते हैं? तो हमारे लंग्स जो हैं वो चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं जो कि प्लूरा मेम्ब्रेन्स जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं. तो यहां पे गिवन ऑप्शन में से चेस्ट कैविटी इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. अगर इसके साथ साथ प्लूरल कैविटी भी होता तो हम फिर उसको ज्यादा बेहतर ऑप्शन कंसीडर करते हैं क्योंकि प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं लंग्स और प्लूरल कैविटी जो है वो एक्चुअली एक चेस्ट कैविटी के अंदर जो कि दो चीजों के जरिए जो है वो एनक्लोज होती है, एक तो रिब्स के जरिए और लोअर साइड से डायाफ्राम के जरिए जो कि डायाफ्राम फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी बनता है. सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा लंग्स आर प्लेस्ड इन द चेस्ट कैविटी. क्वेश्चन नंबर 29. Pick up incorrect about myoglobin. Alpha, it consists of just one polypeptide chain. तो ये बात ठीक है. Beta, it is found in muscles. ये भी बात ठीक है. It store oxygen. ये भी ठीक है. Delta, it can bind 4 molecules of oxygen. तो ये गलत है. ये जो मायोग्लोबिन है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी रखती है जबकि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने की कैपेसिटी रखती है. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा. That is incorrect about the myoglobin. Question number 30. Respiratory tubules are known as bronchioles when they attain the diameter of dash or lesser. तो respiratory tubule जो हैं वो bronchioles कब कंसिडर की जाती हैं? जब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते रहते हैं और उनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम हो जाए तो उसको नाम दिया जाता है ब्रोंक्यूल. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 मिलीमीटर और लेसर. अल्फा ऑप्शन में 1.2 सेंटीमीटर है, बीटा में 1.0 सेंटीमीटर और डेल्टा में 1.2 मिलीमीटर. तो ये तीनों जो हैं वो ऑप्शंस नहीं है. 1 मिलीमीटर विल बी द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 31. इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया देयर आर अ सीरीज ऑफ अल्फा सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, बीटा यू शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, चार्ली सी शेप्ड मस्कुलर रिंग्स एंड डेल्टा यू शेप्ड मस्कुलर रिंग्स. तो ट्रैकिया जो है वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर रखता है और राउंड नहीं बल्कि सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं जो कि एक्चुअली हाइलिन कार्टिलेज से बिलोंग करते हैं. तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स. क्वेश्चन नंबर 32. Recent research indicates that more than dash compounds of tar of tobacco smoke are involved in causing cancer. Alpha 7, बीटा 8, चार्ली 9 एंड डेल्टा 10. तो ये भी हमारी बुक की लाइन है कि रिसेंट फाइंडिंग जो है ये बताती हैं कि टार के अंदर तकरीबन 10 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं या कैंसर काजिंग हैं. सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा 10. क्वेश्चन नंबर 33. ट्रैकिया इज सिचुएटेड ऑन विच साइड ऑफ एसोफेगस? अल्फा डोर्सल, बीटा वेंट्रल,
चार्ली लेटरल एंड डेल्टा मीडियल। तो हमारी बॉडी में जो एसोफेगस है वो एक्चुअली टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम होती है या डॉर्सल साइड पे होती है, और उसके आगे यानी कि वेंट्रल साइड पे, बैली वाली साइड पे जो स्ट्रक्चर है ट्रैकिया का मौजूद होता है। तो हम जो स्ट्रक्चर बैली की साइड पे हो उसे कंसीडर करते हैं वेंट्रल, और जो वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे हो उसे नाम दिया जाता है डॉर्सल। डॉर्सल वर्ड ही डॉर्सम से है जिसका मतलब होता है बैक, और वेंट्रल वर्ड वेंट्रम से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है बेली। तो हमें ये याद रखना चाहिए जो बेली की साइड पे है वो वेंट्रल है, और जो बैक साइड पे है मतलब वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे है उसको नाम दिया जाता है डॉर्सल। तो ट्रैकिया हमेशा जो है वो वेंट्रल साइड पे होता है एसोफेगस के भी, और बॉडी की भी वेंट्रल साइड पे उसको कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, evaporative water loss from aerial part of plant especially through stomata of leaves is called alpha translocation, beta transpiration, charlie apoplast and delta adhesion। तो ये evaporative loss of water from aerial parts, तो लफ्ज evaporative loss से ही हम समझ जाते हैं that is actually transpiration। ये भी एक्चुअली ट्रांसपायरेशन की एक डेफिनेशन है जो कि हमारी बुक की ग्लॉसरी में डिस्कस की गई। तो डिफरेंट वेज से डिफाइन किया गया बुक के अंदर, तो ग्लॉसरी की टर्म को भी आप लाजमी जहन में रखेंगे ताकि उसके वर्ड जो हैं वो आपको पता हो और आप ये ना समझें कि ये शायद हमारी किताब का हिस्सा नहीं है बल्कि ग्लॉसरी का हिस्सा। और बुक की जो डायग्राम्स हैं उनके कैप्शन जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं विद रेफरेंस टू देयर वर्डिंग। बात वही होती है जो कि पहले की गई है, लेकिन वर्ड चेंज होने की वजह से हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारी किताब का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, द सेल्स ऑफ फ्लोएम दैट कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट आर कॉल्ड अल्फा कंपेनियन सेल, बीटा सेल वॉल, चार्ली जाइलम एंड डेल्टा सीव एलिमेंट। तो सेल्स ऑफ फ्लोएम दैट कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट गैस, दो किस्म के सेल्स हमारे जो फ्लोएम है, प्लांट के फ्लोएम के अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक कौन सा होता है सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब्स, उनसे कंडक्शन होती है, और जो कंपेनियन सेल है वो उसके एडजेसेंट सेल होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर ट्रांसलोकेशन फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड द फ्लोएम एंड फ्लोएम टुवर्ड्स द सिंक। तो कंपेनियन सेल जो है वो ये रास्ता प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, टोटल ट्रांसपायरेशन विच कैन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा इज अल्फा 10 to 20%, बीटा 20 to 40%, चार्ली 50 to 60% एंड डेल्टा 80 to 90%। तो क्वेश्चन क्या है, टोटल ट्रांसपायरेशन विच कैन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो 100% ट्रांसपायरेशन में से मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन किसकी वजह से होती है, स्टोमेटा के जरिए, जो कि 80 to 90% कंसिडर की जाती है। इसके अलावा क्यूटिकल से 5 to 7% होती है, और लेंटिसेल जो है वो 1 to 2% ट्रांसपायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वॉल ऑफ द ब्रोंक्यूल्स हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग बाय अल्फा कार्टिलेजेस, बीटा सर्कुलर स्मूथ मसल्स, चार्ली एयर एंड डेल्टा स्केलेटल मसल्स। तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में 3 तरीके हैं कोलैप्स करने से बचाने के। एक तो प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज जो कि लैरिंक्स में और ट्रैकिया और ब्रोंकाई में होगा। ब्रोंक्यूल में आके कोलैप्स से बचाया जाता है किसके जरिए, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ मसल, सर्कुलर स्मूथ मसल। और जब ब्रोंक्यूल से आगे एल्वुलस में आते हैं या एल्वुलाई में, तो वहां पे स्मूथ मसल्स भी नहीं होते बल्कि सरफेक्टेंट। तो इसका मतलब 3 वेज से कोलैप्स से बचाया जा रहा है डिफरेंट पोजीशंस पे, पहले ट्रैकिया के अंदर और लैरिंक्स में कार्टिलेज के जरिए, फिर जो है स्मूथ मसल के जरिए, और तीसरे नंबर पे सरफेक्टेंट। तो यहां पे हमें क्वेश्चन ब्रोंक्यूल्स का पूछा गया है जिनमें कार्टिलेज तो एब्सेंट होता है लेकिन सर्कुलर स्मूथ मसल मौजूद होते हैं जो कि कोलैप्सिंग से उसको प्रिवेंट करते हैं। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंटेड फ्रॉम क्लैस्पिंग। क्वेश्चन नंबर 38, persistent smokers cough may ultimately lead to alpha respiratory distress syndrome, बीटा ट्यूबरक्लोसिस, चार्ली एम्फिसिमा एंड डेल्टा कैंसर। तो जो परसिस्टेंट स्मोकर्स कफ है उसकी वजह से
क्या होता है कि जो वॉल ऑफ द एल्वुलाई है वो रप्चर होना शुरू होती है, ब्रेक होना शुरू होती है, और हम जानते हैं कि ब्रेकेज ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वुलाई इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज एम्फिसिमा। तो जो स्मोकर्स कफ है वो ये काम करता है और उस वजह से पर्सन जो है वो ब्रीथलेस और एग्जॉस्टेड हो जाता है, एयरवेज रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और ब्रोंक्यूल्स की जो स्वेलिंग है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से एल्वुलस वॉल के डिस्ट्रक्ट होने की वजह से हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम है वो एल्वुलाई का इंक्रीज हो जाता है, लेकिन सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज डिक्रीज हो जाता है। यहां पे सिर्फ एक पॉइंट उसका बताया गया, persistent smokers cough that will lead to emphysema। उसके मुकाबले में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कब होती है? ये एक तो पहली बात याद रखें, ये प्रीमैच्योर इन्फेंट्स में है। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि ये सर्फेक्टेंट्स ना बनने की वजह से, एल्वुलस के अंदर जो सर्फेक्टेंट बनता है जो कि एक्चुअली लिपोप्रोटीन्स का है, वो ना बनने की वजह से एल्वुलस क्लैस्प कर जाते हैं और अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहलाती है। ट्यूबरक्लोसिस हम जानते हैं ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से है, बैक्टीरियल इंफेक्शन है, और कैंसर जो है ये मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की वजह से जो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इसके जो पॉसिबल काज है वो म्यूटेशंस होती हैं, और स्मोकिंग जो है वो मेन काज है जो कि ये म्यूटेशन काज करने का सबब बनता है। क्वेश्चन नंबर 39, मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लूइड्स इन रूट इज अल्फा वैक्यूलर पाथवे, बीटा एपोप्लास्ट पाथवे, चार्ली सिम्प्लास्ट पाथवे एंड डेल्टा स्टोमेटल पाथवे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे या मेजर जो मैस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में प्रॉब्लम क्या आती है? क्या ये रूट हेयर से जाइलम तक ट्रांसपोर्ट कर सकता है? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे के दौरान एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं जो कि ब्लॉकेज करती हैं और फर्दर जाइलम की तरफ ट्रांसपोर्ट को रोक देती हैं, और उसके बाद फिर सिम्प्लास्ट पाथवे जो है वो इन्वॉल्व होता है, जिसके जरिए मूवमेंट जो है वो नेक्स्ट सेल की तरफ पॉसिबल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40, द मेन फोर्स दैट ड्रॉज वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर प्लांट इज काज्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड अल्फा इवेपोरेशन, बीटा ट्रांसपायरेशन पुल, चार्ली गुटेशन एंड डेल्टा विल्टिंग। तो मेन फोर्स जो कि वाटर को अब्सॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या ड्रॉ करती है फ्रॉम द सॉइल टुवर्ड्स द रूट, दैट इज एक्चुअली ट्रांसपायरेशन पुल। हमेशा वाटर पोटेंशियल जो है वो इस चीज को हमें समझने में इंपॉर्टेंट जो है वो हेल्प करता है। कैसे? जब ट्रांसपायरेशन होगी तो एरियल पार्ट पे वाटर पोटेंशियल कम हो गया और नीचे से ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए वाटर के मॉलिक्यूल को अपवर्ड इनटेक किया जाएगा, अपवर्ड मूव कराया जाएगा, और अल्टीमेटली सॉइल के एरिया से वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, रूट के अंदर कम होगा, तो वाटर पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ वाटर जो है वो मूव करेगा, जिस वजह से एक ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 41, एट वेरी हाई टेम्परेचर मेसोफिल सेल्स secrete हार्मोन कॉल्ड डैश व्हिच क्लोजेस स्टोमेटा, अल्फा ऑक्सिन्स, बीटा साइटोकाइनिन, चार्ली एब्सिसिक एसिड एंड डेल्टा जिब्रेलिन्स। तो ये चारों प्लांट हार्मोन हैं जिनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। कुछ ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। इनमें से एब्सिसिक एसिड जो कि एज अ ग्रोथ इनहिबिटर काम करता है, ये मेसोफिल से प्रोड्यूस होता है एट हाई टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री हो जाता है तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से बचाने के लिए हार्मोनल वे में स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाता है, और वो कौन सा हार्मोन है? दैट इज एक्चुअली एब्सिसिक एसिड। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 42, 4 plants are present in different environmental conditions. Plant A is present in warm climate with continuous rainfall. Plant B is present in cool forest. Plant C is present in warm climate with little breeze, while plant D is present in warm climate with high wind pressure. Which one of the above plant will have highest rate of transpiration? तो किस प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन जो है वो मैक्सिमम होगी? प्लांट बी में, प्लांट डी में, प्लांट सी में और प्लांट ए में। अब ये एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बताया गया कि अगर प्लांट ए देखें तो वो वार्म क्लाइमेट में है लेकिन कंटिन्यूस रेनफॉल से, रेनफॉल कंटिन्यूस है तो इसका मतलब एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी और मॉइस्ट ज्यादा है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा। प्लांट बी कूल फॉरेस्ट में है, अब कूल फॉरेस्ट में भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम होगा। प्लांट सी वार्म क्लाइमेट में है विथ लिटिल ब्रीज,
यानी कि ठंडी हवा चल रही है, तो इसका मतलब वहां पे भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कंपैरेटिवली कम होगा। लेकिन जब हम प्लान डी की बात करेंगे, वार्म क्लाइमेट विद हाई विंड स्पीड, क्लाइमेट भी वार्म है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बात। और दूसरे नंबर पे विंड, फ्लोइंग एयर, जैसे जैसे विंड जो है या फ्लोइंग एयर बढ़ती है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है। तो दोनों फैक्टर जो है वो प्रोमोट कर रहे हैं ट्रांसपायरेशन को। सो प्लांट डी जो है जो वार्म क्लाइमेट में है और उसके साथ साथ हाई विंड स्पीड है, ये दोनों प्रोसेस ट्रांसपायरेशन को प्रोमोट करेंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 43. A pipe-like arrangement of phloem cells that are stacked vertically within a stem or other structures called alpha xylem, beta phloem, Charlie sieve plate and delta sieve tube. तो pipe-like arrangement of phloem जिसमें stacked होते हैं vertically within a stem or other structures, तो उसको नाम क्या दिया जाता है? That is called as sieve tube. तो अगर ये डायग्राम में मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो एक्चुअली इस तरह से पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के साथ वर्टिकली प्लेस हो जाते हैं, और इस वर्टिकल प्लेसमेंट के दौरान जो इसमें हाईली पोरस रीजन होता है इसको नाम दिया जाता है सीव एरिया, जिसमें से वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके साथ हम जानते हैं जो एडजेसेंट सेल्स बनते हैं उनको नाम दिया जाता है कंपेनियन सेल्स, और ये क्या कहलाती हैं? They are named as sieve tube, जो कि कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 44. लेबल द पार्ट Y इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो डायग्राम क्या है, इसमें हम देखें तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है उसको शो किया गया। उसमें एक लंग को इस तरफ, दूसरा लंग का स्ट्रक्चर यूं शो किया गया, और उसके साथ जो है वो इस पूरे स्ट्रक्चर पर इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो उसको शो किया गया, और ये आउटर पार्ट जो है वो शो किया। अब इसमें वो कह रहा है कि ये वाला एरिया जो है इसको Y से लेबल किया है, ये क्या है? अल्फा ऑप्शन प्लूरा, बीटा डायाफ्राम, चार्ली चेस्ट कैविटी एंड डेल्टा इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो डायाफ्राम है, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, ये कहलाएगा डायाफ्राम, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। बाज़ औक़ात इसको प्लूरा के साथ कंफ्यूज किया जाता है। प्लूरा के लिए याद रखिए कि वो डबल मेम्ब्रेनस सैक है दैट इज प्रेजेंट अराउंड ओनली वन लंग्स। तो ये एक्चुअली अगर इस तरह से होती, इस तरह से एक के गिर्द और दूसरे के गिर्द, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो कहलाएगा एज अ प्लूरल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हम कंप्लीट स्ट्रक्चर के फ्लोर की बात करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डायाफ्राम। तो राइट ऑप्शन यहां पे क्या होगा? डायाफ्राम। क्वेश्चन नंबर 45. एज अ रेगुलेटर ऑफ नॉर्मल एल्वुलर वेंटिलेशन डैश इज मोर इंपॉर्टेंट देन डैश। अल्फा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, बीटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, चार्ली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, डेल्टा नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे क्वेश्चन है नॉर्मल कंडीशन में कौन रेगुलेट करता है जो कि एल्वुलर वेंटिलेशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑक्सीजन। ये येलो बॉक्स इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप उसी येलो बॉक्स की लास्ट लाइन को पढ़ें तो वहां पे कहा गया कि ड्यूरिंग द कंडीशन डज नॉट पार्शियल pressure of oxygen in the arterial blood does play an important stimulatory role especially during condition of shock। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में तो ये है, लेकिन जब शॉक कंडीशन होगी तो ऑपोजिट हो जाएगा। नाउ ऑक्सीजन प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल देन द कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में नॉर्मल कीवर्ड है जिसकी वजह से हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑक्सीजन। Question number 46. Most of the minerals enter the root hair or epidermal cells of root along with water in alpha active transport, beta diffusion, Charlie bulk flow and delta
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी होता है, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है इसमें से दैट इज एक्चुअली बल्क फ्लो। तो जो मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, वो बल्क मूवमेंट होती है। लार्ज स्केल या लार्ज अमाउंट जो है वो मूव कर रही होती है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है बल्क फ्लो। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, ट्रांसपायरेशन अल्फा डिक्रीजेस, बीटा इंक्रीजेस, चार्ली स्टॉप, डेल्टा फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो जब गार्ड सेल्स टर्जिड होंगे तो गार्ड सेल जो हैं वो टर्जिड होने की वजह से बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर हो जाएगी, और उसकी वजह से जो ओपनिंग है स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन इंक्रीज कर जाएगी, दैट विल बी इंक्रीजेस। सो राइट ऑप्शन विल बी इंक्रीजेस, बीटा। क्वेश्चन नंबर 48, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, जब भी हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है जो कि 0 है, और जिस वक्त वाटर पोटेंशियल 0 होता है और इसका मतलब यह हुआ कि प्योर वाटर है, इट मींस इट कंटेन्स नो सोल्यूट, इसका मतलब कि सोल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी 0 होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली, 0 and 0. Pure water are 0 and 0 respectively. Osmotic potential of pure water and water potential of pure water is 0. Question number 49. Guttation is the result of alpha osmosis, beta diffusion, Charlie transpiration and delta root pressure. तो गुटेशन किसकी वजह से होती है? तो गुटेशन के लिए जो रिजल्ट है दैट इज एक्चुअली रूट प्रेशर। एसेंट ऑफ सैप में डिफरेंट फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से रूट प्रेशर का भी एक फैक्टर है। गुटेशन जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली रूट प्रेशर पर डिपेंड करती है, और हम जानते हैं गुटेशन इज एक्चुअली लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द पर्टिकुलर ग्लैंड कॉल्ड एज हाइड्रोथोड्स। क्वेश्चन नंबर 50, which one of the following function as multisensory hydraulic valve? Alpha lenticels, beta hydrothods, Charlie guard cells and delta stomata. तो गार्ड सेल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व होते हैं, जिसको डिफरेंट टाइप के जो स्टिमुलाई प्रोवाइड किए जाते हैं टर्जिडिटी के लिए या फ्लैसिडिटी के लिए, तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व आर गार्ड सेल्स। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। यहां तक आज का टेस्ट हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।